So, I welcome you all to today's session, and we have another motivational session for you all. And the speaker for today's session is Avinash Kumar. He is a graduate in BTech and is pursuing PGDMM from IGNOU. He is co-founder of Work to Zone and Salubrious Life. So he has founded two these startups, and he is founder of an enterprise of a AA Enterprise Solutions. So he is also a social worker and certified career counselor, and is also working as a mentor for startups. So I welcome Avinash Kumar for today's session, and I hope that all the participant students will be greatly benefited by listening to him. So अविनाश कुमार जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो आप अपना प्लीज टॉक स्टार्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. आपका माइक्रोफोन म्यूट है. सॉरी. Hello, good morning everyone. Now audible? Hello. जी जी. क्या तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगा. थैंक यू सर एंड मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. एंड बेसिकली आज मैं यहाँ कोशिश ये करूंगा कि मेरी स्टोरी से जितने भी अगर स्टूडेंट हैं और कोई ऐसे भी कलीग हैं जो आगे अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप तभी आप करो कि आपका बिजनेस बैकग्राउंड हो या आपको उसमें पहले प्रायर नॉलेज हो. आपका उस आइडिया के साथ कितना है और आप कितना डिवोशन देते हो उस पर मैटर करता. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ कि आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम CBSE बोर्ड. And after that I completed my graduation in computer science. And when I shifted to Delhi, I found that IGNOU is providing a lot of courses for the professional who can complete it along with their work life. So I joined one course, and that is I'm moreover interested in marketing, and so I can track a lot of people. तो आपको मार्केटिंग ये चीज प्रोवाइड करता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करके उनकी इन आउट जान सकते हो. सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ले जाते हो तो आपको पता होता है कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं या कस्टमर की डिजायर क्या है. तो इसीलिए मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट आया. तो मैं सर्च कर रहा था और मुझे इग्नू का कोर्स मिला तो मैं इग्नू का ज्वाइन किया. और रिसेंटली मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो गया मैं इग्नू को फॉलो कर. कोर्सेज आ रहे हैं ना बहुत अच्छे आ रहे हैं. इवन अगर आपके पास किसी स्टूडेंट के पास टाइम है तो आप कोशिश करो जितना कोर्स कर सको करो, क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा आप कहीं भी हो इंडिया में वो कोर्स कर सकते हो. आपको थोड़े से टाइम दे के आप अच्छे से एक डिग्री ले सकते हो. तो यहाँ से मैं अपना जर्नी स्टार्ट करता हूँ. तो बेसिकली इफ यू गिव मी द एक्सेस टू प्रेजेंट आई हैव PPT टू शो. It's visible? Hello? Not yet. Not it? No, it's visible? Hello? Yeah. Yes, it is. तो बेसिकली प्लीज इसको स्लाइड शो मोड में कर दीजिए.
नो इट्स फाइन. नहीं आ रहा, आप हटा के ना दोबारा से शेयर कीजिए. Coming now. Hello. Yes, Is it it is coming, but you put it in slideshow mode. Slideshow mode में जाने के बाद में वहां से आप फर्स्ट स्लाइड पे चले जाइए, या नीचे जो बना हुआ एक कप सा, उससे आप क्लिक करके कर सकते हैं. not coming? Hello. स्लाइड तो दिख रहा है, स्लाइड शो में नहीं दिख रहा, वो छोटा दिख रहा है. तो हाँ, इसके नेक्स्ट वाला टैब प्रेस कीजिए, स्लाइड शो वाला. हाँ, ये वाला लास्ट वाला. हाँ, ये नहीं, नॉट दिस वन, फोर्थ वन. या Getting? नो, या इट्स ओके ना. So basically, and sorry for अविनाश जी, delay. इससे जो नेक्स्ट वाला आइकन है ना, उस पे प्रेस कीजिए. जो अभी प्रेस किया था उससे नेक्स्ट वाला आइकन लास्ट में. हाँ, ये वाला. Now visible? अभी प्रेस नहीं हुआ वो फोर्थ आइकन. Done. इससे. हाँ, ये वाला. Coming? नो. I don't know what. From this side is. हाँ, आप कीजिए स्लाइड शो वाला आइकन. इसको बड़ा करने से बात नहीं बनेगी. स्लाइड शो से ना वो व्यू ठीक आ जाता है. Now it's coming. नो. This side is going on. Okay. तो आप या तो प्रेजेंट नाउ पे जाके ना शेयर योर एंटायर स्क्रीन कीजिए, और फिर ये इससे कनेक्ट कीजिए. Now it's coming. स्लाइड शो नहीं दिख रहे. अब ठीक है. नाउ Okay. इट्स फाइन. या And sorry for inconvenience. So basically, I will start from the quote ki that you must unhappy customer are get source of learning. So basically, I think how many people are doing a startup? Can you tell me? Yeah. Hello. 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 yes, we are able to hear you. Okay. So basically, I also need some student to be interactive. So they, if there anybody is student, so they can, if feel anything, they can ask. And if any question in come in mind, they can even in chat box they can share it. So basically, in our age between 20 to 30, and you can say even 40, we always doing some type of like a dream कि मुझे एक startup करना है, मुझे अपना करना है या बिजनेस करना है. तो हम लोग कभी कभी होता है कि हम लोग सब कुछ बैलेंस चाहते हैं, लाइफ में रिस्क कम लेना चाहते हैं और पाना बहुत कुछ चाहते हैं. तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ उसको सोचते हैं, मतलब उसको हम लोग एक टर्म बोले तो वांटरप्रेन्योर हो सकता है कि सिर्फ चाह है लेकिन आपको काम नहीं करना है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वेट करते हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जिसपे हम लोग अच्छा कर सके. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां से उनको कुछ भी नहीं है, फीडबैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितना भी पता है उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अच्छा कर जाते हैं. तो बेसिकली मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एज ए एंटरप्रेन्योर इन 2016. मैं पहले स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग में. मैं बहुत सारे नेटवर्क क्रिएट किया और डिफरेंट लोगों से जुड़ा और उनसे समझने की कोशिश किया कि एक्चुअल में स्टार्टअप चलता कैसे है, कैसे होता है, और अगर मेरा आइडिया है तो कितना वैलिड है,
कि उसको यूज किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी आइडिया सोचते हैं वो लगता है कि सब आइडिया यूनिकॉर्न बन जाएगा या उसको मुझे करोड़ों की फंडिंग मिल जाएगी। बट हकीकत क्या होता है कि एक लॉजिकली उसको सोचना और फिजिकली इम्प्लीमेंट करना दो चीजें होती है। तो हम लोग कभी आइडिया पे सिर्फ आइडिया सोच के हम लोग उसको बड़ा नहीं बना सकते हैं। आइडिया को उसमें फिर हम लोग एक आइडिया सोचते हैं तो मेंटर के पास जाना चाहिए या जो पर्सन ऑलरेडी अवेलेबल है उनसे कनेक्ट करना चाहिए। उसी तरह मैंने भी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया, बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप ऑनर थे उनसे बात किया। मैं इंडिविजुअली अगर किसी को नहीं भी जानता था तो थ्रू सोशल मीडिया में उन्हें टेक्स्ट भेजता था। बहुत ऐसे रिप्लाई नहीं भी देते थे बट मैं हमेशा कोशिश करते रहता था। तो ऐसे 2-3 मेंटर मुझे मिले जिनसे मैं बात करता था और समझता था कि उनकी बिजनेस की जर्नी कैसी रही। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए अपने आप को फील्ड में भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 3 ईयर मैंने जॉब भी किया कि मैं एक मार्केट और क्लाइंट बिहेवियर समझ सकूं कि एक्चुअल में होता क्या है, क्लाइंट एज ए आपको सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर क्या चाहते हैं। तो इसी तरह मैंने एक मेंटल हेल्थ वेंचर में मैंने काम करके और मैंने सीखा कि हाँ, क्लाइंट की अगर आप नीड फुलफिल कर सकते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो सक्सेसफुल है। तो बेसिकली अगर हम लोग ये देखें कि स्टार्टअप हमेशा आप ऐसा काम करो जहाँ पे आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ये नहीं कि ये फैंसी लग रहा है और ऐसा कुछ करने से नहीं। जिस दिन आप क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको फंडिंग भी मिलेगी, आपके स्टार्टअप सक्सेसफुल भी होंगे। तो इसी तरह मुझे आया कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं, ऑफिस स्पेस रेंट बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। तो ऐसे के लिए वो घर से काम नहीं कर सकते हैं कि उनको प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना है या कोई मिलने आता है तो कहाँ मिले। तो बहुत सारे ऐसे आई गिव एग्जांपल, वी वर्क करके कोवर्किंग का बहुत बड़ा एक वेंचर है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वेंचर आती है। तो मैं स्टडी करने लगा कि मैं कैसे एक लो कॉस्ट पे लोगों को सर्विस दूं कि एटलीस्ट दे कैन क्रिएट ए नेटवर्क और अपना वो ऑफिस के फॉर्म में भी वर्चुअली या फिजिकली दिखा सके। फिर मुझे एक पार्टनर मिले जिनसे मैंने बात किया और फिर वी स्टार्टेड वर्क टू जोन। बेसिकली इस वर्क टू जोन का मोटिव है कि एट ए चीपेस्ट प्राइस पे आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर सके, एक नेटवर्क प्रोवाइड कर सके, एक मेंटर प्रोवाइड कर सके। और बहुत सारे एस्टैब्लिश बिजनेस भी जो है, बजाज जैसी कंपनियां जो वो को वर्किंग मॉडल में जा रही है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा आपको बहुत सारे नेटवर्किंग मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट वेंचर के लोग आते हैं, डिफरेंट डोमेन के लोग आते हैं जो आपसे कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से मुझे वर्क टू जोन का आया। और सेकंड जो मेरा वेंचर है वो मेंटल हेल्थ में डील करता है। तो बेसिकली जब मैं मेंटल हेल्थ एज ए जॉब कर रहा था तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। मुझे लगा कि एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे आप कमर्शियली प्लस सोशली आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट एक्सप्लोरिंग में ऐसा था कि इनिशियल में मैं 8 घंटा भी दिया हूँ मेंटल हेल्थ जानने के लिए, इस साइकेट्रिस्ट का वर्क क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट का क्या वर्क होता है, ये सब पूरे मैंने कोशिश किया जानने के लिए। फिर मैं फिजिकली लोगों से ऑलमोस्ट 2K साइकेट्रिस्ट इन इंडिया में मैंने फिजिकली इंटरेक्ट किया कि एक्चुअल में इंडिया में मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे लोगों का एक ब्लॉकेज आता है, लोग क्यों नहीं बाहर आके लोगों से बात करना चाहते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, एक सोसाइटी यहाँ पे स्टिग्मा बना हुआ, इस सोसाइटी थॉट प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है। तो फिर मैं वहाँ पे अवेयरनेस में काम स्टार्ट किया और वहाँ अवेयरनेस में दीपिका पादुकोण के एक फाउंडेशन है लिबलाब, उनसे हम लोग जुड़े और वहाँ पे हम लोगों ने अवेयरनेस के, तो हम लोग दिल्ली एनसीआर में 12,000 बच्चों को एक मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस बताया कि एक्चुअल में मेंटल हेल्थ कुछ नहीं है, जस्ट आपका जो फीवर होता है एक उसी तरह है, बस हम लोग का डिस्क्रिप्शन गलत है कि हम लोग इसको बड़ा मान लेते हैं सब कुछ। आज के ऐसा नहीं है, हर आज के सोसाइटी में हर कुछ को ठीक किया जा सकता है, सिर्फ आपको ठीक करने की इच्छा होनी चाहिए और उसको समझने की इच्छा होनी चाहिए। तो धीरे धीरे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे हम लोगों ने काम किया। उस अवेयरनेस के बाद हम लोग फिर सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं और करेंटली इन 2022 में हम लोग ऐप लेके आ रहे हैं जहाँ पे इवन वो टायर 1 के लोग हैं, टायर 2 के हैं, टायर 3 हैं, उनको सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं फ्री सर्विस एट ए नॉमिनल कॉस्ट पे प्रोवाइड करें, जिससे उनको एटलीस्ट मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस भी पता चले और सर्विस भी चाहिए या कोई भी रिलेटेड टू द मेंटल पीस या मेंटल जिम चाहिए तो वी विल प्रोवाइड थ्रू द ऐप।
नाउ कम टू द ए एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन। तो बेसिकली मेरा जो एक एक्चुअल डोमेन है, कंप्यूटर साइंस से मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे टेक में नॉलेज है। तो मुझे जब टेक में नॉलेज है तो मैं सोचा इसको क्यों ना मैं इस चीज़ों को यूज करके और कुछ रेवेन्यू जनरेट करके अदर वेंचर में इन्वेस्ट करूँ। तो आई स्टार्टेड प्रोप्राइटरशिप वेयर मैं प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट एंड मेनी मोर टेक सपोर्ट। तो इस तरह से ए एंटरप्राइजेस की जनरेशन है। नाउ कम टू द कि पहले मैं कैसा था एक्चुअल में, आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ या इतनी चीजें जो भी छोटी छोटी चीजें किया हूँ, वो एक रीजन था कि 2005 में एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि एक में आई कैन शेयर इन अ सिंपल टर्म। तो जब एक होता है कि एवरी क्लास मॉनिटर, तो क्लास मॉनिटर एक्चुअली दे आर ऑथराइज्ड टू गिव यू द पास टू गो टू द वॉशरूम और एनीथिंग। तो subsequently it's happened to me, I asked to the monitor ki give me, so he say no, not now, and that point is urgent, I need to go in, so he not understand that। तो I have कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसा क्यों, मैं इतना इंट्रोवर्ट क्यों हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, मेरे में भी काबिलियत है, मैं भी पढ़ने में अच्छा हूँ, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ों पे काम करने लगा कि अच्छा ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि आपको एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप यू नीड कि आपको अगर कुछ एक्सप्रेस करना है तो आप बता सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर बहुत कुछ है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करनी चाहिए। मैंने दोनों पे किया। And in 2006 when I reached to next class, I'll become the class monitor। तो फर्स्ट जो मेरी हर्डल थी इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट बनने का, मैंने उसको दूर किया और सब्सिक्वेंटली जो भी क्लास में गया मैं बनते गया। तो मुझे अब एक टर्म ऑफ थोड़ी सी एक छोटी सक्सेस की आई कैन से मंत्रा पता चल गया कि आप जो चीजें आप में नहीं है उस पर काम करो और उसको पाओ। वो छोटे छोटे सक्सेस ना आपको वो बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। तो आई स्टार्ट डूइंग। फिर सब्सिक्वेंटली जैसे सब कोई करता है, मैंने भी अपनी 10-12 कंप्लीट किया एंड आफ्टर एंट्रेंस आई टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो फर्स्ट ईयर नॉर्मल था, ऐसे जैसे सबका चलता है मेरा भी चला। बट जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो वहां पे स्टार्ट होता है कि मुझे लगा कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो हम लोग के कॉलेज में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सीईओ आए थे। तो मैं उनके लाइफ स्टाइल, उनके प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल ये देख के और उनके जो पूरी डिटेल थी कैसे एक स्मॉल से लेके बड़े बिजनेस टर्न किए, वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग किया। तो उसके बाद मैं स्टार्ट किया कि सबसे कनेक्शन सबसे पहले बनाया कि वो मेरे से इवन जूनियर भी कोई है या सीनियर, सबसे नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया कि अच्छा आपके पास कुछ आइडिया, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो मैं सबसे डिस्कस करने लगा। तो मैं हमेशा जो भी आइडिया पे काम करता था, मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 लोगों से एक फीडबैक लेता था, क्या ये आइडिया सही है और इस पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबका अपना एक इंडिविजुअल था कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे सही हो। फिर मैं उसको बेस्ट चीजें होता है अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो तो स्टार्ट मेंटेनिंग डायरी। तो जब आप डायरी मेंटेन करते हो तो कल के डे में आपने क्या बात किया तो नेक्स्ट डे आप उसको यूज कर सकते हो। अगर हम लोग ओरली यूज कर रहे हैं तो पता नहीं चलता है कि लास्ट कन्वर्सेशन में कुछ ऐसा पॉइंटर था जो मेरे नेक्स्ट डे मीटिंग में काम आ सकती है, तो हम लोग मिस कर देते हैं। तो बेसिकली एक डायरी मेंटेन करना चाहिए जो भी स्टार्टअप लोग कर रहे हैं, या डेली लाइफ में भी आप अगर डायरी मेंटेन करते हो तो इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं कि जब आप डायरी मेंटेन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक एथिकल अप्रोच भी चेंज होता है और आपको पता चलता है कि हाँ आप कहाँ पे लैकिंग है और आपको कहाँ पे अच्छे करना है। तो इस तरह से मैंने जॉब को ऑप्ट ना करके अपने बिजनेस ब्रांड पे फोकस किया। उसके बाद ग्रेजुअली 2021 में अभी मैं ये आई थिंक एम आई ऑडिबल? Yes, you are. You are very much audible. यस सर। तो बेसिकली 2021 में फाइनली जो मेरा एक ड्रीम था और मैं इसे अभी बहुत, इफ आई गिव टू माई, मैं 1-2 में ही काम कर रहा हूँ इन 10, मैं अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है।
तो ये मैंने 3 एक्सपेक्ट के लेके एक ऑफिस प्रोवाइड किया। मेंटल हेल्थ में मुझे कमी लगा, मैं मेंटल हेल्थ में किया। और आईटी और में जो उसके आईटी की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है और मैं एक डिग्री था, तो मैं तीनों चीज को कंबाइन करके 3 वेंचर स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग एक्चुअल में जैसे थ्योरेटिकली एक क्या होता है एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप क्या होता है, तो यहाँ पे सब लोगों को आई थिंक सबको पता है कि अच्छा ये स्टार्टअप का डेफिनेशन ये है, ये एंटरप्रेन्योर को ये बोलते हैं। बट मैं रियल लाइफ से बोलूं कि एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर वो होता है ना कि जिसको अपने ऑफिस में ना उसको इवन अगर झाड़ू भी मारनी हो ना तो उसको शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उसका बिजनेस है। और जो व्यक्ति अपने बिजनेस को उसको अप्रिसिएट नहीं कर सकता, उसके फ्लोज को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, उसके फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो उसको एंटरप्रेन्योर बनने में थोड़ी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, बट तकलीफ होती है। जिस दिन अगर आपके सपोज जैसे अगर रियल टाइम में बोलूं कि हर बच्चे के माँ बाप अपने बेटा बेटी कैसे भी हो ना उसको एक कंप्लीट प्राइड की तरह लेते हैं, भले उसके सामने नहीं बोलते हैं कि अच्छा आप बहुत अच्छे हो, बट वो दे टेक एज ए प्राइड कि मेरा बेटा ये कर रहा है ये कर रहा है। उसी तरह एक स्टार्टअप ऑनर को अपने बिजनेस के फ्लो को लेना चाहिए, अच्छा मेरे बिजनेस में ये कमी है और मैं इसे अच्छा करूंगा। तो बेसिकली ये होते हैं एंटरप्रेन्योर की जो अपने चीजों को हाई रिस्क इनपुट देके, और उनकी कभी ऐसा नहीं है कि अच्छा आज काम नहीं करना है। एवरी डे इज योर वर्क डे, इट्स नॉट अवर सैटरडे संडे। आप जिस चीजों को आप इंजॉय करोगे ना, फिर आपके लिए मंडे टू सैटरडे या संडे नहीं रहता है, वो लगता है कि मेरे डेली लाइफ में। जैसे हम लोग अगर खाना खाना और किस चीज को पसंद करते हैं तो मुझे डेली मिले तो हम लोग उसको ऑप्ट कर लेंगे कि ठीक है, अगर मुझे पिज्जा पसंद है तो हम लोग डेली पिज्जा खा सकते हैं। उसी तरह के स्टार्टअप है कि स्टार्टअप जिसको अगर अच्छे से इंटरेस्ट है करने का, मैटर नहीं करता, उसके लिए उसकी ग्रोथ मैटर करता है। अब जैसे सपोज कि अगर मेरे को कोई आइडिया आया, मैं उस पर काम करता हूँ, हो सकता है कि एक साल मुझे रेवेन्यू ना मिले, कोई फंडिंग ना मिले, तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरा विजन है और मुझे पता है कि ये विजन विद इन 2 ईयर 3 ईयर मुझे मल्टीपल रेवेन्यू दे सकता है और 10x में दे सकता है। इसका एग्जाम्पल आपके रिसेंट में नायका है, जिसमें कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट ने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था आज 10x में उनको मिला। तो स्टार्टअप एक ऐसा रॉकेट है कि अगर आपका चल गया तो आपको कहीं भी ले जा सकता है, और नहीं चला तो आपको बहुत अच्छा लेसन देके जाता है। तो इसीलिए कभी स्टार्टअप करने से डरना नहीं चाहिए, और हमेशा ये मकसद होना चाहिए कि अर्ली स्टेज में कभी भी अपने स्टार्टअप में इक्विटी को बेचने की हल नहीं होना चाहिए जल्दी, कि नहीं मैं 10% दे के लोगों से इन्वेस्टमेंट उठा लूं। आप जितना सीड फंडिंग, जितना बूट स्टेप पे काम कर सको और स्टार्टअप को एटलीस्ट साल ग्रो करने दो, एक लार्जर लेवल पे ग्रो करने दो, तब वही 10% आपको करोड़ दे सकता है जो कल लाख दे रहा था। तो इसीलिए कभी भी आइडिया को वैलिडेट करना आप लोग सीखो। आइडिया को आप ये सोचो कि आइडिया है, अभी 1 साल मुझे इससे कुछ इनकम नहीं, आप साइड हसलिंग करो, 2-3 काम करो। ये नहीं कि अच्छा ठीक है मैं जिस चीजों में अच्छे हो आप किसी को कंसल्टेंट दो, किसी को सपोर्ट दो, लेकिन उससे पैसे कमाओ, लेकिन जो आपका गोल है वो गोल हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। तो बेसिकली जो एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर जो करते हैं, उनमें सबसे पहले तो धैर्य बहुत होना चाहिए, कि कल के डेट में मैं स्टार्ट किया और आज सोचूं कि मैं मिलीनियर बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। आपको 0 भी होते हैं और 44 भी होते हैं, तो हर टाइम के साथ वो चेंजेस होते हैं। सेकंड, आपको क्रिएटिव होना होगा, इन टर्म ऑफ क्रिएटिव कि आपको कैसे चीजों को शॉर्ट टर्म में कम पैसे इन्वेस्ट करके कर ले, या आप मल्टीपल चीजें आप खुद कर रहे हैं। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे स्टार्टअप ऑनर जो फाइनेंस भी देख रहे हैं, टेक भी देख रहे हैं, मार्केटिंग भी देख रहे हैं, तो मल्टीपल चीजें करने हैं, और वो आपके पास टाइम लिमिट है। तो उस लिमिट टाइम में आप अपने आप को कैसे इस चीजों को मैनेज कर सकते हो, तो वहां पे आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। थर्ड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि सपोज अगर मैं को फाउंडर, तो मुझे कभी ये नहीं आना चाहिए कि ठीक है पार्टिकुलर सेगमेंट ही मेरा काम है, मैं दूसरी चीज नहीं करूंगा। आपको एक्टिवली प्रो होना पड़ेगा कि आपको हर चीजों में जो जो आपके स्किल है, अगर आपके स्किल से वो अच्छा हो सकता है तो उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करो। और फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूटिव, कि आप कितने ज्यादा जिज्ञासु हो, कि आप कितना ज्यादा जानना चाहते हो। कि सपोज अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और एक फंक्शन ऐसा है
कि आप उसको अच्छे से बता सकते हो या उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाते हो, तो आप पहले उसके जानने की कोशिश करो, जितना एक्सप्लोर होके, जितनी R&D हो सके आप करो। उस R&D से स्टॉप मत हो। मोमेंट जब भी इवन प्रोडक्ट आपका मार्केट में आ जाता है तब भी आप R&D करो। हो सकता है कि एक ऐसा फीचर आपने मिस कर दिया जो आपके कंपटीटर के पास है और उसी के कारण आपकी बिजनेस अच्छी नहीं चल रही है, तो आप बहुत ज्यादा सर्च करो, दूसरे से जानो, फीडबैक लो और फीडबैक को एक्सेप्ट करो। अगर कोई बोलता है कि आप में सपोज कमी है, तो उस कमी को अगर उसने बताया तो इट शुड बी थैंकफुल। आप उसको थैंकफुल करो, ये नहीं कि अच्छा मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर उसने कमी बताया तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि इस क्राउडी वर्ल्ड में आपको कोई तो है जो आपको रेक्टिफाई करना चाहता है। वो गलत वे हो या सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को जस्टिफाई करो कि नहीं, मैं यहाँ गलत हूँ या सही हूँ। अगर गलत हो आप तो उस पर सुधारने का काम करो। कभी अपने प्रोडक्ट अगर कोई, जिस दिन आप ये स्टॉप कर दोगे ना कि आपके प्रोडक्ट के फीडबैक लेना बंद कर दोगे, उस दिन आपका प्रोडक्ट आइसोलेट हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए प्रोडक्ट में हमेशा अगर कोई एक्सटर्नल है फीडबैक देता है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, उस पर काम कीजिए और हमेशा ओपन टू कस्टमर होना चाहिए कि कस्टमर अगर कोई बोल रहा है, अगर वो फिजिबल है तो उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि जो एक बिजनेस का प्राइम बोले या गॉड बोले वो कस्टमर ही होता है। अगर आप कस्टमर के साथ एडप्ट नहीं कर सके तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा। फिफ्थ पॉइंट है गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। सपोज कि वो स्मॉल टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो। जैसे मैंने पहले बात किया कि कभी भी आइडिया के स्टेज में कभी भी अपने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट मत सर्च करो, उस पर काम करो, आप उस पर टाइम दो। हो सकता है कि जो आपने सुना था या सोचा होगा उससे आपका आइडिया बहुत बड़ा पोटेंशियल है या उससे 20x बेटर कर सकता है, और आपने इनिशियल स्टेज में ही आइडिया किसी से पर्टिकुलर अमाउंट के लिए शेयर कर लिया और या बेच दिया या इक्विटी दे दिया, तो फिर वो आप कंजर्व हो जाते हो, सोचते हो ठीक है मुझे पैसे मिल जाएगा अब इस पे काम करना। उसमें आपको गोल सेट करना है, ठीक है मुझे 6 मंथ इतना चीजें अचीव करना है, इतने कस्टमर, फर्स्ट 100 कस्टमर आपको खुद से लाना चाहिए। फर्स्ट 100 कस्टमर आप लाते हो तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली मेरे प्रोडक्ट में कितनी पोटेंशियल है और मेरी टीम में कितनी, एज ए फाउंडर और को फाउंडर आप में कितनी पोटेंशियल है कि अपने नंबर ऑफ कस्टमर कितने ला सकते हो। तो हमेशा आपको स्टार्टअप में गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि आपको कितने टाइम में क्या अचीव करना चाहिए। क्वार्टरली रखिए, 6 मंथ रखिए, ईयरली रखिए, लेकिन प्लान एक रोड मैप होना चाहिए कि मुझे 1 साल में यहाँ जाना है, 2 साल में यहाँ जाना है, 3 साल में यहाँ जाना चाहिए, 4 साल में यहाँ जाना है। तो यू मस्ट हैव एग्जिट प्लान। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट। अगर बहुत सारा एक स्टेज आता है कि स्टार्टअप में आप ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत चल रहा है या किसी के सहारे चल रहा है, तो वहां पे आपको एक चीज हमेशा करना है कि जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टी है ना उस पर आप और मेहनत करो जितना हो सके। अगर आपको टेक का पता है तो टेक पे मेहनत करो। कल के डेट में अगर आपके पास टीम भी नहीं है तो इंडिविजुअली आप प्रोडक्ट मार्केट में ला सको। तो सेल्फ इंडिपेंडेंस बनना जरूरी है। ये नहीं कि ठीक है मैं बिजनेस चला, क्या सच में डेली वो एक्टिविटी बनाओ कि चीजों को आप उसको सॉल्व कर सको, चीजों को और बेटर कर सको। और सेल्फ एक स्टार्टअप ऑनर यही होता है कि आप जितना अपने पे इन्वेस्ट करेंगे ना, अपने स्किल पे इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, अपने प्रोडक्ट को जानने के, उतना आप ज्यादा ग्रो करोगे। और फिर आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे लोग से मिल रहे हो जो 1000 करोड़ है, 5000 करोड़ है, और आप अभी कुछ भी नहीं। तो आप उनसे जाके मिलने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज के डेट में मेरे पास कुछ भी नहीं है बट आफ्टर 5 ईयर आई हैव समथिंग। तो उनसे आप इंटरेक्ट करो, आप उनसे ये नहीं कि आप क्या चाहिए, इतने बड़े आदमी आप कैसे मिलो, आपकी आइडिया वहां तक पहुंचाओ जहां तक पहुंचा सको। किसी को मेल लिखने में, किसी को अप्रोच करने में कभी डरना नहीं चाहिए। यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा ये ना बोल सकते हैं कि ठीक है मुझे नहीं करना है, आपके आइडिया में उतनी वर्थ नहीं है। बट मैं वहां से ये सीख सकता हूँ कि उन्होंने ना बोला क्यों बोला, मैं ये जानूंगा, उनसे फीडबैक लूंगा। अगर मैंने 1000 को मेल किया, हजारों लोगों ने ये बोल दिया ना, तो मुझे 1000 रीजन मिल गए कि मेरे प्रोडक्ट और मेरे आइडिया को लोग ना क्यों कर रहे हैं। तो मैं इस 1000 में से 10 पे भी काम कर सकूं, तो 10 लोगों को जब अगेन अप्रोच करूंगा तो कोई एक होगा जो मुझे हाँ कर देगा, तो वो मेरे कॉन्फिडेंस से आएगा।
ये नहीं कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं उनको अप्रोच भी नहीं कर सकता हूँ, और जब उन्होंने ना बोल दिया तो फिर आपको नहीं मिलेगा, आप ये हार जाओ कि यार मेरे में वो बात नहीं है, वो मेरा जो फ्रेंड है वो अच्छा कर रहा है, मेरी में वो चीज़ नहीं है, मैंने गलत ही डोमेन सेलेक्ट कर लिया या गलत उठा लिया। तो आप अपने में कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हो, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा चीज है कि जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, हार्ट शेप, ये सब चीज एक एक्स फैक्टर है जो आदमी को एक जीरो से हीरो बनाता है। लास्ट पॉइंट इज रिस्क टेकर। तो बेसिकली जो भी लोग स्टार्टअप करते हैं, तो जिस तरह से स्टॉक मार्केट होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो हाई रिटर्न के लिए, स्टार्टअप भी ऐसा है। लेकिन एक इसमें ये बेनिफिट होता है कि इसमें स्टॉक मार्केट में आपको उतनी नॉलेज नहीं मिलती है, बट स्टार्टअप फेल होता है तो आपको बहुत सारे नॉलेज हो जाती है कि आप कहाँ पे गलत होते हो। तो हमेशा आप एडॉप्ट रखो कि फेलियर भी आता है उसको लेसन की तरह लो, ना कि उसको फेलियर कंसीडर करो। आप बोलो कि अगर फेलियर नहीं आएगा तो फिर सक्सेस भी नहीं आएगा। और हर कोई एक व्यक्ति एक दिन कभी ना कभी लाइफ में उसने अपने फेज में लो देखा है। कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से सक्सेस लेके लास्ट डे तक उसको एक फेज आता है। हर एक स्टार्टअप के लिए, हर एक को फाउंडर के लिए, इवन इंडिविजुअल कॉमन मैन के लिए भी उसके लाइफ में एक लो फेज होता है, और वहां से वो अप उठने की कोशिश कीजिए जितना भी आप मेहनत कर सके और जितने तरीके से आप कर सके। ये जरूरी नहीं है कि आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं और उसी पे पूरी, अगर आपको थोड़े देर के लिए ब्रेक चाहिए, यू टेक ए ब्रेक, आप उसमें ब्रेक लो। लेकिन अपने आप आइडिया को छोड़ो मत। ठीक है, मुझे फंडिंग नहीं मिला, मैं आइडिया छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट नहीं है। आपको हमेशा ये चीजें सोचनी है कि मेरा जो आइडिया है बहुत, इसमें मेहनत करना है, बहुत फोकस होना है, बहुत सारे रेक्टिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो इसके लिए जैसे अब एक ब्रांड जैसे प्रेजेंट होता है कि हमेशा कभी आप किसी शॉप में जाते हो तो देखते हो कि बहुत प्रेजेंटिव वे में कोई क्लोथ को रखा जाता है या कोई भी प्रोडक्ट हो। उसी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर के लिए आपको कुछ एट्रीब्यूट है जो कोशिश करना चाहिए डेवलप करने के लिए, और बहुत सारे लोग में होते भी हैं। तो पहला कम्युनिकेशन स्किल, बेसिकली आपके पास वो चीजें, वो कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो इंग्लिश होनी चाहिए। कोई भी आप जिस चीजों में कंफर्टेबल हो, जिस चीजों में आप एक्सपर्ट हो, आप वही मीडियम चुनो। लेकिन आप अपनी बातों को एटलीस्ट जो आपके आगे हैं उनको बता सको, फ्रंट को एक्सप्रेस कर सको। ठीक है कि मुझे ये आइडिया है, ये पॉइंट है, ये अचीव करना है और इस तरह से अचीव किया जा सकता है। सेकेंड आता है ह्यूमन रिलेशन स्किल। तो ह्यूमन रिलेशन एक्चुअली कि आप क्लाइंट के साथ, अपने पार्टनर के साथ कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। कि बेसिकली जब आप फील्ड में जाते हो तो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो आप ये देखते हो कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता, आपका ट्रस्ट खरीदता, आपसे बनाए हुए रिलेशनशिप के कारण वो खरीदता है। अगर आप कभी भी लाइफ में आप ट्राई करना है कि जिस कस्टमर से आपकी रिलेशनशिप और या आपके रिप्रेजेंटेटिव का रिलेशनशिप अच्छा है, वो आपका कस्टमर हो जाता है, क्योंकि आपने एक उससे रिलेशनशिप डेवलप किया। आपका प्रोडक्ट का रिलेशनशिप नहीं है, मैन टू मैन है, ह्यूमन टू ह्यूमन है। तो दे अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हाँ, इस पार्टिकुलर ये जो सेलमैन है या रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो भी प्रोडक्ट मुझे देगा अच्छा देगा, क्योंकि आपको एक ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए इवन हर स्टार्टअप ओनर या एंटरप्रेन्योर को ह्यूमन स्किल डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। इवन आप नेटवर्किंग के लिए मिल रहे हो या एक 4-5 सेकेंड भी मिल रहे हो, तो कोशिश करो कि आप एक बॉन्डिंग क्रिएट करो फर्स्ट। आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मत देखो, जितनी ज्यादा हो सके आप रिलेशनशिप बनाओगे और नेटवर्क क्रिएट ऑटोमेटिक होते जाएगा। अगर आप सोचो कि नहीं फर्स्ट डे मैं किसी से मिला उससे बिजनेस चाहिए, तो लेस चांसेस होते हैं। बट आप अगर रिलेशनशिप डेवलप करते हो, वही पर्सन आपको अनदर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है मैथ स्किल। तो बेसिकली इसमें क्रेडिट डेबिट, आप कितना इनपुट कर रहे हो, क्या इन्वेस्टमेंट है, ये चीजें आना चाहिए है, आप प्रोजेक्शन कैसे कर रहे हो। तो ये सारे बहुत सारे स्किल होते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सपोज कि आपने, अगर मैं एग्जांपल दूं अपने लाइफ से, कि मैंने अगर को वर्किंग का डिसीजन बनाया कि मुझे ये करना है, तो इसका रीजन था कि आप, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत एक यूनिक किया, एग्जिस्टिंग चीजें ही किया, बट मुझे लगा कि मैं मार्केट में इस कारण से आ रहा हूँ कि अदर के कंपेयर में मैं लेस प्राइस लूंगा, और जो एक एंटरप्रेन्योर और यंग एस्पिरेंट है उनको एक कॉस्ट इफेक्टिव पड़े। तो ये प्रॉब्लम था कि कॉस्ट ज्यादा लग रहा था,
तो मैं उसको कट करने के लिए कोशिश किया। फिर डिसीजन मेकिंग कि सपोज अगर आपको करना है कि ये चीजें राइट है और मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप डिसीजन ले सको। ये नहीं कि मैं डिसीजन ले ले और फिर मैं अपने ऊपर ही डाउट करूं कि मैं नहीं कर सकता, ये चीजें सही है कि नहीं। तो आप जो भी कॉल लेते हो उसको सपोर्ट करो, गो फॉर 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। कभी तो आप एक जगह आपको पता चलेगा कि आप सही हो, एक सडन 1-2 दिन में अपने आप को आप जज मत करो कि नहीं मेरे साथ ऐसा है कि ये डिसीजन मैंने गलत नहीं। गिव द टाइम, आप उसको टाइम दो, अच्छे से समझो, एक एक चीजों पे समझो कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं अच्छा कर सकता था। थर्ड, टेक्निकल स्किल्स कि ऐसा नहीं है कि आपको डेवलपमेंट ही आना चाहिए, इन टर्म ऑफ कुछ भी हो सकता है कि हाँ एटलीस्ट आपको टेक्नोलॉजिकल टर्म पता हो कि कहीं भी आ जाए। आप सपोज टेक्निकल प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो कल के डेट में अगर आपके साथ कहीं भी आप मीटिंग करने जा रहे हो, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में या कोई टेक्निकल टर्म है, आप वेल अवेयर रहो कि अगर फ्रंट के आपके क्लाइंट है या पार्टनर है तो टेक्निकल कुछ एस्पेक्ट डालते हैं या उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया तो आप समझ सको। लास्ट है बिजनेस स्किल। तो बिजनेस स्किल में बहुत सारे स्किल आ जाते हैं कि आपको इवन इफ आई टेल कि मेल कैसे लिखना है, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, आपको आगे के जो पार्टनर हैं उनसे कैसे, तो ये चीजें कि आपको एक टर्म में मैं बोलूं तो प्रोफेशनली कैसे डेवलप करना है आपको, ये बिजनेस स्किल में आता है कि आप अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करें। आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं तो एक्चुअली वेल रेडी होके जाएं आप, ऐसा ना हो कि आप कैसे भी चले गए, किसी ने टाइम दिया उस टाइम को आप वैल्यू करें। अगर सपोज किसी ने 10:30 बोला है तो इस मीन्स आप कोशिश करो कि 10:29-30 तक आप वहां पे अवेलेबल। उसके बाद आपकी निगोशिएशन स्किल कि अगर सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि आपके अपने प्रोडक्ट को हाई में बेच सके, अगर बाई कर रहे हैं तो लो में खरीद सके, तो आप निगोशिएट कर सके। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ऑन बिजनेस। तो इसमें आप सिर्फ आपको प्रोसेस पता होता है कि ठीक है मैं स्टार्टअप उसमें कंपनी रजिस्टर कराऊंगा और आगे आगे धीरे धीरे स्टेप में वहां पे रीच करूंगा। और एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल वो होता है कि जो हमेशा एक रिस्क क्रिएट करता है, रिस्क लेता है कि एक वेल्थ क्रिएट कर सके या प्रोडक्ट क्रिएट कर सके और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से ऑर्गेनाइज करके अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता। तो बेसिकली बहुत सारे स्टेप होते हैं। मैंने जो कोशिश किया कि एक 5 स्टेप कि आप स्टार्टअप को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो पहला टर्म आता है डिस्कवर करना, आप सीखिए, कंसेप्ट डेवलप कीजिए, रिसोर्सिंग कीजिए, एक्चुअलाइजेशन कीजिए और हार्वेस्टिंग कीजिए। तो एक डिस्कवर एक्चुअली करना क्या, तो जब आइडिया आप जनरेट करते हो तो एक आइडिया के साथ मल्टीपल आइडिया भी अटैच होते हैं। कि सपोज अगर मुझे अगर सपोज आईटी कंपनी चलानी है तो आईटी कंपनी बहुत सारी, अब इसमें एक पार्टिकुलर मुझे निश पकड़ना होगा। उस डोमेन एरिया जो भी आप पकड़ रहे हो उसमें आपको ये फोकस करना हो कि इस आइडिया का फ्लो क्या है, इस आइडिया के फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि कल के डेट में आपकी बिजनेस अच्छे चल रही है तो क्या उसकी एक्सटेंशन अलाउ है, वो एक लार्जर लेवल पे वेंचर बन सकती है कि नहीं बन सकता है। तो उस चीजों को सोचना होगा। और अपॉर्चुनिटी जो एग्जिस्टिंग, सपोज आज की मैं कंसेप्ट बोलूं कि आप 5 साल 6 साल पहले जाओ डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, बट आज डिजिटल मार्केटिंग बहुत, हेलो हेलो Yes, you continue, please. डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा मार्केट बन गया जहां पे बिलियन में उसकी मार्केट वैल्यूएशन हुई और बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। इवन वो ग्राफिक डिजाइनर हो, एसईओ एक्सपर्ट हो, एसएमओ एक्सपर्ट हो या गूगल एड एक्सपर्ट हो, तो बहुत सारे सेगमेंट आ गए जहां पे इंडिविजुअल अच्छे कर सकते हैं। और फिर आप ये चीज जैसे क्या अपॉर्चुनिटी आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, आपके आइडिया के साथ क्या अपॉर्चुनिटी अटैच है उसको आपने सिंक्रोनाइज किया, फिर आपको स्टडी मार्केट क्या एक्चुअली में आइडिया सोचना और उसकी करंट मार्केट क्या है। अगर मैं आपको अपने डोमेन से बताऊं तो इंडिया में मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस सॉरी टू इंटरप्ट सर, श्रीनिवासा जी प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे।
तो may I continue? Yes, sir, you can Yes, continue. continue please. या तो बेसिकली हम लोग किसी भी आइडिया अगर सोच लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आइडिया ही सब कंप्लीट, उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी देखनी होगी। उसके बाद आपको मार्केट रिसर्च करना होगा कि सपोज अगर मैं एक एग्जांपल दूं मेंटल हेल्थ का, तो जिसमें अभी इंडिया में एक अवेयरनेस स्टेज पे चल रहा है और ये ग्रेजुअली इन टर्म ऑफ जो एस्पिरेंट भी है तो इंडिया में हाइक हुआ है की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, घटा नहीं। तो इसको अवेयरनेस स्टेज पे बोलते हैं। फिर उसके मार्केट वैल्यूएशन क्या है, आप अदर कंट्री में उसका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है, अदर कंट्री उसको कैसे अडॉप्ट कर रही है, और इंडिया सेम एग्जांपल आप ले सकते हो ओला का और उबर का। उबर पहले आई थिंक अदर कंट्री में आया, देन इंडिया में ओला आया। बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेस हैं, फिर आप ले सकते हो पेटीएम। बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नेम से चल रहे हैं, उनकी कंसेप्ट और इंडिया कंसेप्ट, तो वहां से वो लेसन लेते हैं, आप सीखते हो, फिर अपने प्रोडक्ट को आप ट्विस्ट करते हो, जितने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन है आप करते हो, फिर इंडिया आप लॉन्च कर सकते हो। तो इसी तरह के आप ये चीजें कंसीडर करना होगा कि आइडिया के साथ अपॉर्चुनिटी देखिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, तो ओवरऑल आपको डिस्कवर करना है कि ऐसा क्या करना है। उसी तरह कंसीडर कि आपको हॉबी और स्किल कि क्या क्या फैक्टर कंसीडर करना है, कंज्यूमर नीड कि अगर मैं आइडिया सेलेक्ट किया है तो ये एक्चुअल में नीड है या सिर्फ मेरा आइडिया है तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सर्वे कंडक्ट करना चाहिए कि अच्छा अगर सपोज मैं 100 लोगों से ये सर्वे ले लिया कि ये चीजें करनी है, तो फिर एटलीस्ट मेरा 100 कस्टमर है जो इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट के लिए। अदरवाइज आप विदाउट सर्वे करते हो तो उसमें आपको पता नहीं चलता है कितने कस्टमर इंटरेस्ट है एक्सेप्ट आपके। क्योंकि हम लोग जब आइडिया लेते हैं तो हम लोग को हर दिन यही लगता है कि बहुत बड़ा वेंचर बन सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बट आपके जो कस्टमर होते हैं, आपके आई थिंक मेंटर होते हैं, आपके जो रिलेटिव होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, वो एक्चुअल में आपको जेन्युइन फीडबैक बता सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हो कि आपके आइडिया में उतनी पोटेंशियल है कि हाई तक जा सकता है, या कस्टमर नीड है, या एक कस्टमर की प्रॉब्लम है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। एंड डेमोग्राफी बहुत मैटर करता है कि सपोज अगर यूएस में कोई प्रोडक्ट चल रहा है और मैं इंडिया टायर 3 में जाके लॉन्च कर देता हूँ तो फेल होगा। इसीलिए आपको कंप्लीटली, और सपोज कोई प्रोडक्ट है और फीमेल ओरिएंटेड है और एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मेल डोमिनेटेड है, मैं वहां लॉन्च कर देता हूँ तो फैक्टर होगा, उसके सक्सेस में प्रॉब्लम आएगा। तो हमेशा जोग्राफिकल डेमोग्राफिकल फैक्टर को आपको उस पॉइंट को कंसीडर करना है। आपको मोर ओवर किसी भी आइडिया को हमेशा कंज्यूमर पॉइंट से सोचना है, ना कि प्रोड्यूसर पॉइंट से। आप खुद ना सोचो एज ए, आप ये सोचो कि क्या मैं एज ए अगर इसका कंज्यूमर हूँ तो मैं ये प्रोडक्ट लेना चाहूंगा और एक्स रुपीज इसके लिए पे करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप वैलिड है देन आस्क टू योर फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी मेंटर है या कोई रिलेटिव है या कोई आपके प्रोफेसर हैं, सबसे आप इंटरेक्ट कीजिए। अगर 10 लोगों में से 8 लोगों ने आपको सपोर्ट किया तो एटलीस्ट आपके आइडिया में कुछ तो पोटेंशियल है जहां से आप इसको और मॉडिफाई करके अच्छा कर सकते हो। सेकंड आता है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिकली अगर आइडिया सोच लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं कि उसको आगे कैसे आप कर सकते हो। अगर सपोज किसी आइडिया आपने सोचा कि मुझे इस डोमेन में करना है, अगर सपोज मैं किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना है, तो उनको आइडिया तो ये आ गया कि ठीक है, लेकिन उसके लिए उनको पूरा प्लॉटिंग चाहिए कि मुझे अगर आपको ग्राफिक्स आता है देन आपको क्लाइंट पे फोकस करना है, आपको अपना अवेयरनेस पे फोकस करना है। अगर आपको ग्राफिक्स नहीं आती है फिर आपको रिसोर्स हायरिंग पे भी फोकस करना है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, तो किसी पर्सन को हायरिंग करोगे, आप उसके इंटरव्यू करोगे, फिर एक पार्टिकुलर ब्रांड को आप उसको एक्स ब्रांड है उसको रजिस्टर करने की कोशिश करोगे, फिर आपको लोकेशन करना है, अगर ऑनलाइन करना है तो आपके लिए पूरी लोकेशन है, ऑफलाइन चीजें अगर करना है तो आप वहाँ पे लोकेशन विजिट करोगे, आप देखोगे कि हाँ ये मेरे लिए राइट लोकेशन है, यहाँ पे मैं अपना ऑफिस रख सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसको पूरे बिजनेस प्लान को एक कंबाइंड आइडिया में आपको करना होगा, एक स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे कि आपको आइडिया को पहले ना एक पार्टिकुलर वेंचर का नाम देना है, उस नाम के आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स हायरिंग करनी पड़ेगी, आपको सर एक ब्रांड पार्टिकुलर रजिस्टर करना होगा। तो
तो इसी तरह आप पूरे आइडिया को एक कंसेप्ट में डेवलप कर दिए, जो कंसेप्ट आगे चल के आपको एक सर्विस प्रोवाइड करे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है रिसोर्सिंग, जहाँ पे आपको एक्चुअली यहाँ पे आपको अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर है उनको रिकॉग्नाइज करना है, या अगर सपोज का है कि आपने टीम हायरिंग कर ली, आपने जगह ले लिया, तो फिर उनको पे कहाँ से करोगे? आपको इसके लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है, जिसको बूट स्ट्रैप बोलते हैं, या आप खुद के पैसे लगाते हैं, जो भी अमाउंट आप कहीं से इन्वेस्ट फ्रेंड से करके आप बूट स्ट्रैप अमाउंट से आप स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट, जब सपोज आपने 6 मंथ अपने स्टार्टअप अपने पैसे से चला लिया, लेकिन 7 मंथ आप उनको सैलरी कहाँ से देंगे, ऑफिस रेंट कहाँ से देंगे? अब यहाँ पे उस चीज़ों का अगर आपकी रेवेन्यू आ रही है तो वहाँ से कर सकते हो, नहीं भी आ रही है फिर आप वहाँ पे कोशिश करते हो कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों से अप्रोच करें कि जो मुझे एक पार्टिकुलर समय या अमाउंट इन्वेस्ट कर सके कि मैं आगे बढ़ सकूं। एक लेसर टर्म ऑफ इक्विटी पे, ज्यादा आपको इक्विटी सेल कभी नहीं करना चाहिए एट अर्ली स्टेज, वेदर यू गो फॉर 0 to 10, इससे ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए टिल 2 ईयर, कि आप अपने वेंचर को अच्छे से डेवलप कर सको। तो कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है, लोन हो सकता है, फाइनेंशियल, बट आई विल इंडिविजुअली सजेस्ट कि लोन पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वो एक थोड़ा और ज्यादा रिस्क फैक्टर आता है कि आप उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना चाहिए। बट करेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम लाए हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको लेस टर्म ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। उसके बाद अब फोर स्टेप एक्चुअलाइजेशन क्या करना है, कि जहाँ पे आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे, आपके क्लाइंट कौन होगा, आपके कहाँ पे ये वेंचर ओपन होगा, और डे टू ऑपरेशन क्या होगा। मतलब मोरोवर आप ऑपरेशनल साइकिल स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपने सब कुछ फिक्स कर लिया, आपने ब्रांड रजिस्टर करा लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे आप स्टार्ट करते हो कि कल से मेरी सर्विस स्टार्ट हो रही है, और ये प्रोसेस चलेगा। सपोज मैं ऑफिस डे टाइम में रखना है, नाइट टाइम में रखना है, तो एवरीथिंग यू डिसाइड एंड आप वहाँ पे सर्विस स्टार्ट करते हो। अब यहाँ पे आता है कि हार्वेस्टिंग, जैसे सपोज हम लोग फार्म, जितने भी किसान होते हैं इंडिया में, वो हर सीजनल में किसी सीजन में वेट का करते हैं, किसी में राइस का करते हैं। तो जैसे सीड वो डालते हैं, उसके बाद फिर उसको कट करके फिर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। उसी तरह का स्टार्ट होता है, आप पूरे चीजों को मर्ज कीजिए, प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, और स्टार्ट करने के बाद 6 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर आप वहाँ फिर अपने ग्रोथ पे या रेवेन्यू पे फोकस करने लगते हैं, और आपको वहाँ पे ग्रोथ मिलता है। फिर आप वहाँ से आप अपने वेंचर को लॉन्गर टर्म में आप देखते हैं, फिर उसको ये देखते हैं कि आपको यहाँ, ये तो सपोज एक्स प्लेस पे मैं ये वेंचर स्टार्ट कर दिया और यहाँ के लोकल कस्टमर को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सकता है वाई प्लेस पे इस और सारे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वहाँ से आप एडिशनल अपने वेंचर को एक्सपेंड कर सकते हैं, या उसका दूसरा वेंचर वहाँ पे ला सकते हैं, और वहाँ पे अपने अपने टीम बैठा के आप अपने और बहुत सारे कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो मोर ओवर ये 5 स्टेप था। अब स्टार्टिंग की आपको एक जो बिजनेस का स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या होता है एक्चुअल में, तो मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइडिया से काम कर रहे हैं, चुके हैं, या ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो सबको ही अपने अपने कहीं हो सकता है कि वो एग्जिस्टिंग जो आइडिया तरीका अप्रोच कर रहे हैं उनका डिफरेंट होगा। तो इसमें भी मेरे स्लाइड से उनको ये थोड़ा रिलेट कर सकेंगे, और या अगर नहीं कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको, जैसे मैंने बताया कि आपने एक डिस्कवर किया, उसको कंसेप्ट में डेवलप किया, तो यहाँ पे आपने बिजनेस प्लान प्रॉपर बना लिया कि मुझे बिजनेस प्लान इस तरह से करना है, स्टार्ट करना है, आउटलेट करना है, या ऑफिस लेना है, उसको सब कुछ, और ये सर्विस प्रोवाइड करना है। उसी तरह आप फाइनेंशियल सपोर्ट लेंगे। और वहाँ यहाँ पे आपका आता है कि सपोज आपने कोई ब्रांड सोचा, तो ये भी हो सकता है कि सेम ब्रांड कोई और भी एग्जिस्टिंग इस यूनिवर्स में या इस कंट्री में, अदर कंट्री में कोई एबीसी नाम यूज कर रहा हो, तो फिर आप वो तो यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आपको वहां से लीगल सपोर्ट लेके कि अच्छा ये एग्जिस्टिंग इंडिया में साइट भी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने वेंचर रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो ऑलरेडी कोई होल्ड तो नहीं कर रहा, या ऑलरेडी कोई रजिस्टर तो नहीं कराया, और किसी ने ट्रेडमार्क तो नहीं कराया। तो पूरी चीजें आप चेक कर लेते हैं।
जैसे आप चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर सपोज आप कल के डेट में इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, तो इन्वेस्टर आपकी पूरी चीज़ों को कंसेप्ट, आपके लीगल कितनी डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, या आपकी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता हो तो सबसे पहले देखता है कि आपकी कंपनी के लायबिलिटी एसेट क्या है, किसके पास कितनी इक्विटी है, कितने क्या है, और आपकी ट्रेडमार्क है कि नहीं, आपकी कंपनी रजिस्टर है कि नहीं। तो ये चीज़, तो बिजनेस प्लान बेसिकली डिस्क्राइब करेगा कि आपके मतलब जो भी आप प्रेजेंट करोगे, पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं या लेंडर होते हैं, तो आप उनको अपना बिजनेस प्लान भेजते हो। मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस प्लान इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 50 to 30 पेज, आप जितना में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको, आप जितना बना सको, क्योंकि बिजनेस प्लान का एक डिफरेंट वर्टिकल होता है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है, बट ट्राई टू गो ऑन मिनिमम। जब भी आप बिजनेस प्लान बनाते हो तो एक जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है इंडस्ट्री की, या जो सक्सेसफुल बिजनेस हैं, उनके बिजनेस प्लान आप एक बार पढ़ो। तो अपने बिजनेस प्लान बनाने के पहले आप ऑलमोस्ट 10-20 बिजनेस प्लान को उठाओ और उसको कंप्लीट करो, उनको समझो कि उन्होंने कैसे यहाँ तक रीच किया, उनका एक्चुअल सिनारियो क्या था, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो पूरी चीज़ों को आपको एक पार्टिकुलर डायरी मेंटेन करो या वर्ड फाइल मेंटेन करो। उस चीज़ों को अगर उनको आपको लगा कि ये उनका ब्राउनी पॉइंट था, तो आप उनको नोट करो। फिर अपने बिज़नेस से रिलेट करो कि ये बिज़नेस में मेरा मिसिंग है और या एक्जिस्टिंग। तो बेसिकली जो बिज़नेस प्लान आप क्यों बनाते हो, उसका पर्पस यही होता है कि आप किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट ले सको, या आगे आप किसी को बता सको कि मेरा ये बिज़नेस यहाँ तक ग्रोथ है या ये रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अब इसको आप डिफरेंट डिफरेंट फेज में इसको रन वे कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव कर सकते हो कि प्रोडक्ट सर्विस करना है, टीम मैनेजमेंट टीम प्लान करना है। तो बेसिकली सपोज बहुत सारे ऐसे वेंचर हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको उसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस में जा रहे हो, प्रोडक्ट में जा रहे हो। सपोज मैं अपना एग्जांपल दूं तो वर्क टू जोन एक सर्विस बेस ना कि प्रोडक्ट बेस है। अगर सपोज मैं मेंटल हेल्थ बोलूं तो जो मेरे एप्स होंगे वो प्रोडक्ट बेस होंगे। उसी तरह आपका फिर जो टीम करना है कि अगर आपका को फाउंडर है और या सीईओ है, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ टीम भी फॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर सब इंडिविजुअल आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, कि अगर आपका पॉइंट है इन्वेस्टमेंट लेना तो आपके पास टीम होनी चाहिए। इंडिविजुअल ना आप, मैं ऐसे कि फाइनेंस भी कर लिया, ऑपरेशनल भी कर लिया, मार्केटिंग भी कर लिया, इसको सपोज इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोगों चाहिए। अगर सपोज आपके दो को फाउंडर हैं, एक सीईओ हैं, तो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड से हो सकता है। तो आपको उस तरह से एक सॉलिड टीम बनाना है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट उठाते हो तो वो एक एज ए इन्वेस्टर टीम भी देखी जाती है कि आपके टीम की क्या एक्सपीरियंस है और क्या इनकी एक्सपर्टीज है। सपोज आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपकी आपके तीनों टीम मेंबर का किसी का एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप फिर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि आपने यही क्यों ऑप्ट किया। तो फिर आप ये बोल सकते हो कि एक्सपर्टीज नहीं है, बट हम लोग इसमें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के होल्ड पता है, ऑपरेशनल पता है कि आप आगे कैसे ले जाओगे। तो स्किल आप हायर कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव नॉलेज ऑफ कि आप क्या करना चाहते हो। कोई भी प्रोडक्ट और या सर्विस कर रहे हो तो उसके बारे में आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होना चाहिए। आप एक्सपर्ट नहीं हो, बट आपको अवेयरनेस लेना चाहिए, ये इंडस्ट्री कैसे चलती है और इस इंडस्ट्री का ड्रॉबैक क्या है, इस इंडस्ट्री की हाई पॉइंट क्या है, इस इंडस्ट्री का प्लेयर कौन है, इस इंडस्ट्री में अच्छा कौन कर रहा है, उसकी जर्नी क्या थी, वो उसको किस तरह से उसने प्लॉट किया। तो वहां से आप सीखते हो और फिर उस चीजों को अपने वेंचर में इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसी तरह आप बिजनेस प्लान में जो कंपोनेंट होते हैं, आपके इंडस्ट्री के मार्केट एनालिसिस करना है, ऑपरेशनल प्लान करना है और ऑर्गेनाइजेशनल प्लान करना है। तो मोर ओवर आपको स्टार्टिंग फ्रॉम के प्रोडक्ट आइडिया आपने सोचा, उस आइडिया का आपको मार्केट रिसर्च करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको टीम सिलेक्शन करना है, टीम सिलेक्शन के बाद उसको ऑपरेशनल में लाना है, ऑपरेशनल करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है कि की मैनेजमेंट आपकी पॉलिसी क्या होगी। अगर सपोज 30% ऑफ दे रहे हैं तो ये ऑफ के कारण कब तक वैलिड है, आपके टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो ये पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन से लेकर स्टार्टिंग सब कुछ इसके कंपोनेंट में आता है। और मार्केटिंग प्लान कैसा होगा, सपोज कि आप
कल के डेट में कोई भी बिजनेस लाते हैं तो आपकी और टारगेट ऑडियंस क्या है, प्रोस्पेक्ट कौन है, सस्पेक्ट कौन है। सपोज कि अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा भी क्लाइंट है कि आप डेली उसको कॉल करते हैं और वो बोलता है कि हाँ मुझे लेना है बट लेता नहीं, वो सिर्फ आपको टाल रहा है, तो सस्पेक्टेड में आ जाए। प्रोस्पेक्ट ये कि आप अगर कोई ऐसा आपको पता है कि ये मेरा सर्विस है और ये मेरा क्लाइंट है, तो आप उनको अप्रोच करते हो, तो इनिशियल स्टेज में होते हैं। तो और बेसिकली आप उस तरह से टारगेट भी करते हो कि सपोज मेरे 500 प्रोस्पेक्ट हैं जिनको कॉल करना है इनिशियल लेवल पे या मेल करना है, उनको आप अप्रोच करते हो। अब इसका तरीका कॉल मेल भी हो सकता है, आप कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, फेसबुक ऐड कर रहे हो, इंस्टा पे ऐड कर रहे हो, तो बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को विजिबिलिटी दे रहे हो क्राउड के पास। और ये एक्सपेक्टेड टारगेट ऑडियंस हो सकता है, एज हो सकते हैं 18 से 30 एज के ग्रुप के लोग आपके ऑडियंस हो सकते हैं, से 45 के हो सकते हैं। फिर आपको उसी तरह से फ्यूचर में आपको इस प्रोडक्ट को आगे कैसे ले जाना है, तो मोर ओवर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी किसी 1-2 ईयर स्पेंड कर लेते हो बिजनेस में, मोर ओवर तब आप उसको एक्सपेंशन पे काम करो कि वहां तक आपको अपनी बिजनेस का सब कुछ एक ए टू जेड पता चल जाता है कि यहाँ पे लूप होल, किस लूप होल पे काम करना है, कहाँ क्या मेरा ड्रॉबैक है और आगे मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ। अगर आगे मुझे ग्रोथ करना है तो उसको आपको फाइनेंशियली प्लान भी करना होगा कि सपोज अगर आप दिल्ली एनसीआर में चला रहे हैं, आप महाराष्ट्र में जाके इस बिजनेस को ऑन करेंगे तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, वो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो उस हिसाब से आपको प्राइसिंग भी सोचना होगा, फिर आपकी टीम हायरिंग भी सोचना होगा। तो मोर ओवर ग्रोथ प्लान में फिर आपका फाइनेंशियल प्लान भी आएगा। तो फिर आपको जैसे फाइनेंस द बिजनेस, तो पोटेंशियल जब इन्वेस्टर आप ढूंढते हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टर जो एक्चुअली टर्म इन्वेस्टर होते हैं वही होते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, अदर बिजनेस जो चला रहे हैं ये हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकता है जो आपके एक्स किसी भी दूसरे वेंचर में आपके साथ काम किया होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आप उसे जानते नहीं बट रिसेंटली में उसे बिजनेस में उसे भी इंटरेस्ट है, तो आप डिस्कस करते करते एक फ्रेंड बन जाए, फिर आप उससे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। उसके बाद फिर होता है कि बहुत सारे इंडिया में बैंक हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारे आई थिंक आज के डेट में स्कीम आ गया गवर्नमेंट के थ्रू कि जो आप उससे फंडिंग ले सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट तक और अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी आप वेंचर कर रहे हैं तो उसको आपको लीगली बहुत सपोर्ट करना होगा और लीगली आपको क्लियर रहना होगा कि सपोज मैं हाल फिलहाल में मैं एक आइडिया पे प्लान कर रहा था जिसमें पेट इंडस्ट्री, डॉग रिलेटेड, कैट रिलेटेड सर्विस, उसमें सबसे बड़ा लीगल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक अगर सपोज पेट सीटर है जो डॉग को ट्रेन करता है, तो कल के डेट में उसके साथ कुछ भी होता है तो मेरी वेंचर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी या इंश्योरेंस देना होगा। क्या टर्म है कि कितने परसेंट उनको एक सर्विस के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो क्लियर होना चाहिए आपके पार्टनर के लिए भी, आपके कंज्यूमर के लिए भी, और जो भी आपके B2B पार्टनर हैं या आपका इवन जो इन्वेस्टर है उसके लिए आपका टर्म एक्चुअल में क्लियर होना चाहिए। नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए, 1 साल के बाद अपना टर्म एंड MOU साइन कर रहे हैं, 1 साल के बाद आप अपने जो डिक्लेरेशन है या टर्म कंडीशन है आप अपने पार्टनर को बता रहे हैं। फर्स्ट दिस आपको टर्म एंड कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि हम लोग इस बेसिस पे काम कर रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट अगर सपोज आप एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस ट्रेनिंग का कोई ISO सर्टिफाइड हो, या जितने भी लीगल टर्म होते हैं या वैलिड हो कि सपोज आपके पास कोई वेंचर है ही नहीं और सर्टिफाई आप कोर्सेज चला रहे हैं, तो उस वेंचर के फिर वो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या कंज्यूमर के लिए वो यूजफुल है, कल के डेट में वो आपसे ये पूछ सकता है। तो इसी तरह जितने भी डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, लीगल टर्म है, आपको वहाँ पे क्लियर होना पड़ेगा। आपको कंट्रैक्ट बना रहे हैं तो कंट्रैक्ट में क्या मेंशन कर रहे हैं कि क्योंकि वो 2 पर्सन के बीच में हो रहा है और वहाँ पे आप एक लीगली बाइंडेड हो जाते हैं, तो आप जो भी टर्म मेंशन कर रहे हैं आपको उससे पहले डिस्कस कर लेना चाहिए कि ठीक है मुझे ये टर्म पे है या 30-40 है, 60-40 है, तो आपको पूरे टर्म क्लियर होना चाहिए। आप क्या रिटर्न कर रहे हो, आप क्या ऐसी उनकी IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आप यूज कर सकते हो और क्या ऐसा है कि आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको क्लियर होंगे, फिर आगे आपको कितने टैक्स भरने हैं इन टर्म ऑफ GST या कुछ भी, अगर इस स्टेट में कर रहे हैं अदर स्टेट में जो आप कितने % टैक्स लेंगे, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए।
तो ये नेक्स्ट आता है कि सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और ऐसा हुआ कि आपके बिजनेस बहुत अच्छे चलने लगे, तो हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में लोग हैं कि जो फिर सेम वेंचर आपसे डबल लेवल और डबल इन्वेस्टमेंट करके वो स्टार्ट कर दिए, बट क्या उनको ये पता चल गया कि आपका ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है, तो उन्होंने सेम चीजों को ट्रेडमार्क कर लिया। अब आप 2 साल से चला रहे हैं, 4 साल से चला रहे हैं, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने ट्रेड करा है, तो वो चीजें लीगली वो यूज कर सकते हैं, आप नहीं। तो सबसे पहले आप अगर कोई आपका लोगो है, ब्रांड है, अगर आप थोड़े सक्सेस हो जाए तो कोशिश करें उसका ट्रेडमार्क करा लें। कभी ऐसे, क्योंकि नेक्स्ट कल के डेट में कोई भी अगर वो सेम चीजों से स्टार्ट कर सकता है, तो आपके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो आप उनको बोल सकते हैं कि ये आपकी नहीं है, ये किसी दूसरे का। तो आप हमेशा कोशिश करें कि चीजों को ट्रेडमार्क कराएं। अगर पेटेंट कराना है पेटेंट कराएं, कॉपीराइट तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, किसी भी CLOR के थ्रू कनेक्ट होके और आप उसको करा सकते हैं। तो वो बेसिकली ये हेलो हेलो Hello. Yeah, Avinash. Yeah. Thank you, Avinash. It was really a very interesting session. We all really liked it. So, if there are any questions from the participants, we can have it. Yeah, Prakash, you have any question? Yes, ma'am. Hello, Mr. Avinash. Thank you very Yeah. much. So it was really very helpful points that you have discussed and highlighted. And I would also like to understand from you on these aspects, like in a manner that is there any agencies also who is completely looking after into the legal aspects, or is there any agency? So I'm just thinking about like if organization a new startup is setting up, and Yes. should it be doing it on their own, all these aspects, or should they get help from those expert agencies who are taking care of different aspects of the organization, be it legal, be it financial, or be it funding, or so different aspects are there, but I would like to understand from you, is there any independent organizations who could help us out? Yeah, I will suggest you to you should go for individual service. Is reason behind if you go to the agency, they will charge lot of amount because their brand is existing. They have already invest X Y amount to build it, and they are suppose this service you can get in 3K, but if you go to agency, it might be 5K. As a startup owner, as a startup person, you should be focused on a less investment, more output. Right. If you save 2K that amount, you can invest in marketing, you can do another spec. So always try to initial stage, try to do some get freelancer, any small stuff that your work should be done, not ki Right, okay I right. need a brand someone to do for me. At a time when you reach somewhere like a 2 to 3 year of and you getting good revenue, then invest in a marketing or hire any agency. But initial stage I not suggest because it needs lot of money also, and as a startup owner you need to save your money. You need to Absolutely. play money in a right way. Ki if you I say ki 1K is also important. Ki as an individually when you start your career, you are traveling, maybe you don't have any money in your pocket, that 1K save you from going to someone else. So try Right, to right. use less money at initial stage. Okay, so look for individual services instead of a group of Yeah, services. agency, because I prefer this thing. Ki if I hire someone, they have a maintenance charges, they have in time of also accuracy, there is also factor कि they will take lot of time agency, because you are the not only customer, they have a x number of customer, so they try to prioritize the depend of your amount. But if you go to the freelancer,
individual service, because they have a less number of customer, that they will try to give you the better service, because उनको लाइफ में आगे अच्छा करना है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे कम रेट पे अच्छे सर्विस देंगे और जल्दी देंगे। और उनके साथ आपको फिर एमएनसी की दिक्कत नहीं, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के उतने टेंशन नहीं, और फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इंडिविजुअली उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। और एजेंसी में क्या होता है, मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि आप उनके क्यू में वेट करते हो। जैसे डॉक्टर के लिए हम लोग वेट करते हैं ना, पैसे दे के भी वेट करते हैं कि मेरा नंबर है। एजेंसी के साथ यही होता है कि हम लोग वेट करते हैं, अच्छा कि एजेंसी मेरी काम करेगी, और आप बोल भी नहीं सकते हो कि आपके काम की जरूरत है, तो आप वेट करोगे। इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है कि उसको आगे बढ़ना है, तो आपको बेटर से बेटर सर्विस देगा और जल्दी देगा। इसीलिए आज के डेट में फ्रीलांसिंग वर्ल्ड थोड़ा बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को लेस मनी में बहुत अच्छे काम मिल जाते हैं और जल्दी मिल जाता है। And in terms of freelancing, I would like to take your view on like how useful and fruitful you consider if we go to freelancers who is just a college graduate, or in their graduation itself, or in their pursuing their degree, and still they have started. They don't provide a good quality of work. So preferring an expert in freelancing, or for saving of amount, we should prefer some institutions, or they are very much active kind of placement partners also, who want their students to get placed even for the workshop or certifications in a manner that helps them put something in their resume. So is that approach is good, or it should only be looking into the experts who have already Basically working in the depend on field? it's कि suppose you are looking for the long time for good work, experience one. If you are something just like something daily based service, so you can mix up of this thing, fresher also, intermediate also, export also. But the thing is that creating your brand in a society or in a business culture, you should need more investment. You need export, you need intermediate, not a beginner. You can run through a beginner in a larger project. Suppose you're someone like intern, if you define intern like they just come with a basic knowledge, and you guide with your project, you give your guidance, your senior person guide them to, okay, do like this. So they are now, after some period of time, they also become intermediate expert. So similarly, I should, if anything, give you the visionary or visibility to the society or to the customer, you should invest, go with export. If something that is a need a larger amount, then you can mix up of the quality, intermediate also, export also, and the beginner also, because we are the person, we need to provide opportunity to the people. If you neglect them, who will be going to work with them? So you also need to help them to building their own profile. Our always aim as a startup founder to solve problem, create opportunity, and support unorganized talent. Okay, people are not getting. Basically, in my life, I know a lot of freelancer. Earlier stage, nobody asking them to make a logo. So I connected a lot of people, and I swipe them. Okay, use this person, and now they are doing very good. And initial they are ready on 100 rupees. Now they are taking 1500, 2K. So you need to also use the, I say, unorganized skill people to the organized skill one. Embrace the culture with freshers as well. Yes, as I think in a term there's a always focus on other growth. One day you definitely grow. Right. Pratyush Kumar also has a question. Thank you very much. Yeah, Pratyush, please continue. Hello. There is no response. So, anyone else? Yeah, Akshay, can you please
come forward. Thank you, ma'am. Sir, I want to know what's the difference between patent, trademark, and copyrights. हमें कैसे पता लग सकता है कि हमें पेटेंट के लिए जाना है या कॉपीराइट के लिए या ट्रेडमार्क के लिए जाना है? बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट क्या है। सपोज कॉपीराइट आप वहाँ कराते हैं, सपोज आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा। अगर मैं पेटेंट में एग्जांपल दूं कि कोई आपने रिसर्च पेपर लिखा, तो आप वो रिसर्च पेपर अगर आपको पता है कि ये अभी किसी ने नहीं किया है, तो आप पेटेंट करा सकते हो। कॉपीराइट, सपोज आपने कोई म्यूजिक एल्बम बनाया और वो पता या कि वो म्यूजिक किसी और के पास नहीं है। मैं एग्जांपल दूं, टी सीरीज कोई भी अगर सपोज सिंगर या राइटर है तो वो या म्यूजिक डायरेक्टर है, तो जब उनको म्यूजिक वो एट ए पर्टिकुलर अमाउंट दे के ले लेते हैं, उसके बाद टी सीरीज का हो जाता है। तो जो भी एक डिस्कशन होता है इन टर्म ऑफ, मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होता है कि सपोज इस पर्टिकुलर वीडियो से जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होगा आपको 5% 2 साल के लिए मिलेगा या 3 ईयर के लिए मिलेगा। तो कॉपीराइट बेसिकली और या ट्रेड पैटेंट डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हो, कौन सा आपका वेदर इट्स अ पेपर, वेदर इट्स अ म्यूजिक वीडियो, तो उस पर डिपेंड करता है। और ट्रेडमार्क हो जाएगा कि सपोज कोई आप चीजें हैं, जैसे सपोज लोगो, तो लोगों को आप ट्रेडमार्क कराते हो, उसको पैटेंट नहीं कराते। अच्छा, और जैसे कोई नाम हो, कोई या 2-3 वर्ड्स का कोई टैगलाइन हो, हाईलाइट हो, तो इस तरीके का, वो ट्रेडमार्क में चल जाएगा। सपोज कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप जब भी आप लोगों का ट्रेडमार्क कराओगे ना, तो उसमें वर्ड आप यूज करते हो, तो वहां पे जो भी आपके लीगल टीम होती है वो देखते हैं कि अच्छा कि इसमें ये एग्जिस्टिंग, मतलब वो वहां पे चेक होता है कि पहले तो किसी ने ये पर्टिकुलर वर्ड को यूज नहीं किया है, तो वहां वर्ड के साथ इवन इमेज भी ट्रेड पे किया जाता है कि पहले आपने वर्ड भी करा लिया। सपोज ये बहुत सारे लोग कलर भी कराते हैं कि अच्छा मेरे लोगों का ये कलर है, कि बहुत सारे आप सर्च करोगे कंपनी का 2-3 एक ही नाम 2-3 वेंचर में यूज हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि अगर आप ए एंटरप्राइजेस चेक करोगे तो आप फाउंड करोगे कि बहुत सारे ए एंटरप्राइजेस है, बट उनका लोगो मेरा लोगो डिफरेंस हो सकता है, मेरा सर्विस उनका सर्विस अलग हो सकता है। तो इसी तरह क्योंकि ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री होती है जो इस चीजों पे पूरी, तो आपकी लीगल टीम जब कराएगी तो आप जैसे चाहोगे, वर्ड का कराना चाहते हो वर्ड का करा सकते हो, पूरे ओवरऑल कराना चाहते हो उसको करा सकते हो। तो ये भी ट्रेडमार्क में चला जाएगा? हाँ ट्रेडमार्क में जाएगा। और इसको मोर डिटेल चाहिए तो मैं आपको, और बहुत सारे मेरे पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, और चीज चाहिए तो मैं आपको और भी बता दूंगा। ठीक है, प्लीज आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। प्लीज आई शेयर माय मेल आईडी। ओके। Mr. Sanjay Maurya is there. I think he has mentioned his willingness that he can share some more information about this. Sanjay, would you like to add something? Yes. Yes, sir. Hello, sir. Sanjay Maurya this side. Hello. Yes, please continue. Good morning, sir. Sir, actually जो Switch on your camera. सर ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि कैमरा ऑन हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर जो पेटेंट्स होते हैं इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें जरूरी होती हैं उसके लिए यही बेसिक है इसका। जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे या जो भी कुछ रिसर्च होगी ना, उसके बेसिस पे जो भी चीजें आती हैं, और ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। सर ये बेसिक है उसका पेटेंट के लिए। कॉपीराइट तो जो उन्होंने बताया अविनाश जी ने अभी बिल्कुल सही बताया है, और ट्रेडमार्क के लिए दोनों चीजें होती हैं। ट्रेडमार्क में आप वर्ड को, लोगो को, कलर्स को, और कुछ अगर आपका डिवाइस है, जैसे बंसी वाला है तो बंसी के वाले के नाम के साथ में बंसी अगर लगाना चाहें आप तो डिवाइस कहलाएगा। तो दोनों चीजें मिला के ट्रेडमार्क ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, उसको टेक्निकल ना करके हुए सीधा बता दिया सर मैंने आपको ये। यस। तो कोई भी अगर गाइड करना होगा, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए सर, मुझे पिंग कर सकता है, मैं उनको नंबर छोड़ दूंगा, ईमेल छोड़ दूंगा। गाइडेंस संजय हमें ही चाहिए। हम आपको जैसे अभी आज अविनाश को बुलाया है, वी विल इनवाइट यू आल्सो बिकॉज आई saw your profile that you are an advocate and practicing in this field.
Yes, sir. तो हम तो we would like to take help of all our students to guide other fellow students to come forward. We'll contact you sometime, and Definitely, sir. Definitely. we'll organize a special session on patenting and copyright for our students. Right, sir. You can I'm get some. there. I'm there. Yes, yes. We'll be happy to organize such program, and it may be on Friday, because every Friday we are organizing Facebook Live also. This Okay, program is also being made live on Facebook. The students from all over the country and beyond that also are watching today. So this kind of program we are organizing very regularly. Thank you very much for sharing your inputs. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, Dr. Sujata, any other query or doubt from any of the student? अभी तो नहीं लगता है, तो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, and then we can move on to the next session. I thank our expert for today, Avinash, and also all the participants for being with us. And now I would request my colleague Dr. Josna to please take over, and we can move on with the next session. Avinash जी, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका, और सभी स्टूडेंट्स ने जो भी इंटरेक्शन हुआ, मुझे लगता है कि बहुत आपके एक्सपीरियंसेस से गेन किया है. So thank you once again. Thank you so much.